कभी हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये एक बहुत अमीर और खुशहाल देश था। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूरा देश खूबसूरत था। भारत अपने मसालों, कपड़ों और कीमती रत्नों के लिए मशहूर था। यहाँ की यूनिवर्सिटीज ज्ञान के केंद्र हुआ करती थीं। दूर दूर से विद्वान यहाँ पढ़ने आते थे। मुगल साम्राज्य ने सदियों तक भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। वो अपने साथ अपनी संस्कृति और परंपराएं भी लाए। मुगल काल में बहुत ही भव्य इमारतें बनी। ताजमहल उन्हीं में से एक है। लेकिन ये खुशहाली धीरे धीरे कम होने लगी। यूरोपीय ताकतें जो दौलत की भूखी थीं, उनकी नजर भारत पर पड़ी। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के तटों पर पहुंची। वो यहां मसाले और कपड़े खरीदने आए थे और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे व्यापारियों से अलग थी। वो सिर्फ खरीद बिक्री से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें तो ताकत चाहिए थी। अपने मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने चालाकी भरी चालें चली। कंपनी ने भारत के राज्यों के बीच फूट डलवाई। उन्होंने कुछ राजाओं से दोस्ती की और दूसरों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उन्होंने महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे उन्हें फायदा हो। उनकी वजह से अक्सर भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए, उन्होंने भारतीय कपड़ों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। कंपनी ने भारत के संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ समझते थे। वे भारतीयों के साथ सम्मान और क्रूरता से पेश आते थे। इससे भारतीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक विशाल सेना थी। इस सेना को सिपाही सेना कहा जाता था। ये सिपाही भारतीय सैनिक थे। इनका नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारी करते थे। 1857 में एक नई तरह की राइफल लाई गई। इस राइफल में लगने वाले कारतूसों पर जानवरों की चर्बी लगी होती थी। राइफल लोड करने के लिए सैनिकों को कारतूस के सिरे को अपने मुंह से खोलना पड़ता था। इससे सिपाही सैनिकों में बहुत गुस्सा फैल गया। ये कारतूस हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए अपमानजनक थे। कारतूसों का इस्तेमाल न करने को बगावत माना गया। अंग्रेजों ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने उन सैनिकों को सजा दी जिन्होंने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। सजा देने का यह कार्य एक बहुत बड़ी भूल थी। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। इस घटना ने उस विद्रोह की शुरुआत की जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, यह एक क्रांति थी। यह उत्तर और मध्य भारत में आग की तरह फैल गई। हर वर्ग के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। वे सभी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने गुस्से से एकजुट थे। यह विद्रोह अदम्य साहस और बलिदान की घटनाओं से भरा था। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई प्रतिरोध की प्रतीक बन गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। एक सिपाही मंगल पांडे को उनके विरोध के लिए याद किया जाता है। इस विद्रोह के बड़े पैमाने ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। उन्हें नियंत्रण पाने में महीनों लग गए। विद्रोह को क्रूरता से कुचल दिया गया। हालांकि विद्रोह को कुचल दिया गया था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1877 के विद्रोह का दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसी ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीयों को एहसास हुआ कि उन्हें एकजुट होने की जरूरत है। उन्हें स्वराज के लिए लड़ना होगा। लीडरों की एक नई पीढ़ी सामने आई। ये पढ़े लिखे थे, वे पश्चात को समझते थे, लेकिन वे अपनी भारतीय पहचान को भी महत्व देते थे। इन लीडरों ने संगठन बनाए। उन्होंने अंग्रेजों से ज्यादा स्वायत्तता की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना 1885 में यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य मंच बन गया। कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की वकालत की। हालांकि कुछ और समूह भी उभरे।
इन सभी आवाजों ने आजादी के बहते हुए शोर में अपना योगदान दिया। 1915 में भारतीय राजनीति में एक नए नेता का उदय हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी। वो पेशे से वकील थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कई साल बिताए थे। वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गांधी भारत वापस लौटे और अपने साथ अहिंसक प्रतिरोध का एक अनोखा दर्शन लाए। उन्होंने इसे सत्याग्रह कहा। गांधी सत्य और प्रेम की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि वे असहयोग के जरिए ब्रिटिश शासन का विरोध करें। उन्होंने अंग्रेजी सामान और संस्थानों का बहिष्कार करने को कहा। गांधी का संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निर्विवाद नेता बन गए। गांधी लोगों की नब्जी समझते थे। वे जानते थे कि भारत की ताकत उसकी एकता में है। उन्होंने सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाया। गांधी के नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बदल दिया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। इस टैक्स की वजह से भारतीयों के लिए नमक बनाना या बेचना गैर कानूनी हो गया था। नमक एक जरूरी चीज थी। यह टैक्स ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। गांधी ने इस कानून को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक 240 मील की पदयात्रा का नेतृत्व किया। इस पदयात्रा में हजारों भारतीय उनके साथ शामिल हुए। यह प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाया। उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस अवज्ञा ने देशव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ इसका जवाब दिया। नमक सत्याग्रह ने दुनिया का ध्यान भारत की आजादी की लड़ाई की ओर खींचा। 1939 में दूसरा वर्ल्ड युद्ध शुरू हुआ। भारत को भी युद्ध में घसीटा गया। अंग्रेजों को भारत के समर्थन की उम्मीद थी। हालांकि गांधी और कांग्रेस ने युद्ध का विरोध किया। उन्होंने अपने सहयोग के बदले में पूरी आजादी की मांग की। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। यह अंग्रेजों के लिए भारत तुरंत छोड़ने का आह्वान था। गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे अपनी पूरी ताकत से अपनी आजादी के लिए लड़ें। अंग्रेजों ने बर्बरता से जवाब दिया। उन्होंने गांधी और अन्य कांग्रेसी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक विरोध और प्रदर्शनों के साथ सामना हुआ। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबा दिया, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि भारत पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी चिर प्रतीक्षित आजादी का सपना साकार किया। यह बहुत खुशी और उत्सव का क्षण था। ब्रिटिश झंडा उतारा गया, भारतीय तिरंगा फहराया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने नियति से भारत की मुलाकात की बात कही। उन्होंने एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत की परिकल्पना की। भारत की आजादी एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसने उपनिवेशवाद के अंत का प्रतीक था। इसने अन्य उपनिवेशित राष्ट्रों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि आजादी की खुशी के साथ साथ विभाजन का दर्द भी था। विभाजन के जख्म में ही आज भी उपमहाद्वीप को सताते हैं। भारत की आजादी आसानी से नहीं मिली थी। यह अनगिनत स्वतंत्रता आर्मीनियों के बलिदान का परिणाम थी। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम उनके ऋणी हैं। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा की ताकत सिखाई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने
मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे ने हमें साहस का असली अर्थ दिखाया। ये तो बस कुछ ही नाम हैं उन वीरों की लंबी सूची में से। हमें उन्हें याद रखना चाहिए। हमें एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत का निर्माण करके उनकी याद में सम्मान व्यक्त करना चाहिए। ऐसा भारत जिसका उन्होंने सपना देखा था। आइए हम उन आदर्शों को कायम रखने का संकल्प लें जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयास करें जो गरीबी, अन्याय और असमानता से मुक्त हो।